हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्रा। सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यूपी टेट की स्पेशल लाइव क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैराथन क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ एक एक करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस समय हमारी ये मैराथन क्लासेस चल रही हैं, जो कि एक क्लास आपकी शाम को बाल विकास की चलती है, सुबह हमारी पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की एक क्लास चलती है। आप लोग इन क्लासेस को बिल्कुल अच्छे से तैयार करते रहिए। फिर एक बार आपको बताना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस का हमने पूरा सेट तैयार किया है। हैंड रिटन नोट्स हैं, जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने पिछली मैराथन क्लास का वीडियो ना देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर के उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन दिया कि विश्नोई संप्रदाय किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों, विश्नोई संप्रदाय की यहां पर बात हो रही है और ये स्थापित करने वाले थे गुरु जम्मेश्वर, इनका नाम था, जिसने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैव विविधता के बारे में आपको पहले हम बता चुके हैं, यानी कि जहां पर अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु, पेड़ पौधे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो उसकी जैव विविधता कहलाती है। और ये जैव विविधता किस क्षेत्र में अधिकतम होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला क्षेत्र जो होता है, उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं, वहां पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक पेड़ पौधों की, सबसे अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है और आपके यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। अगर भारत की बात की जाएगी तो पश्चिमी घाट जो है, ये जैव विविधता के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति संदूषक की सूचक है। तो इनमें कौन सा ऐसा जीवाणु होता है जिसकी उपस्थिति संदूषक की सूचक कहलाती है। आपकी कोलीफॉर्म जीवाणु होता है, बहुत ही कह सकते हैं छोटा जीवाणु होता है, जो कि इसकी उपस्थिति को के सूचक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर क्या होगा। झील की हम लोग बात कर रहे हैं और द्वितीय पोषण स्तर की जब हम लोग बात करेंगे तो जंतु प्लवक जो होते हैं वो द्वितीय पोषण स्तर के अंतर्गत एक झील में या एक बहते हुए पानी में या उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जंतु प्लवक इनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का भाग है, क्या होता है। तो दोस्तों, स्थिरीकरण के विपरीत यानी कि इसके ठीक उल्टी दिशा में जब बात करेंगे तो इसका जो चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र जो होता है, इसके विपरीत आपका विनाइट्रीकरण कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, विनाइट्रीकरण का नाम दिया गया है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। दोस्तों, हमने आपको जब कल ये पहली क्लास दी थी, इसमें हमने आपको वन सप्ताह के बारे में बताया था। यहां किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं वन्य जीव सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं और ये आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। वन सप्ताह की बात हमने की थी, तब कब बताया था, तो हमने आप लोगों को वहां पर बताया था जुलाई के पहले सप्ताह में। और यहां पर जब बात की हमने वन्य जीव की, तो ये आपका अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि किस देश की जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको बता दें कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, वहां पर जैव विविधता सबसे अधिक देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि किस देश में, तो ब्राजील देश जो है, यहां पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ के वन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा घने होते हैं। सबसे ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतु यहीं पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये आपका जैव विविधता के लिए सबसे प्रमुख देश, नंबर 1 पर आने वाला देश माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, स्थलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी कि पत्तियां जब अपना भोजन बनाती हैं तो उसमें जो सूरज की किरणों का काम होता है, सौर ऊर्जा का काम होता है, तो उससे वो 45% यानी कि 45% ऊर्जा जो होती है सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाती हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45%। अगला क्वेश्चन दिया गया, CFC मुख्य रूप
रूप से उत्तरदायी है? सीएफसी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पिछले 2-3 वर्षों से बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सीएफसी गैस जो होती है ये आपके रेफ्रिजरेटर से, एसी से निकलने वाली मुख्य गैस के रूप में जानी जाती है और ये ओजोन परत जो है उसके क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है। ओजोन परत के जो क्षरण के लिए सबसे प्रमुख गैस का नाम आता है उसमें आपका सबसे पहले सीएफसी गैस का ही नाम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 62 नंबर क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजलड़ी गांव कहां स्थित है? तो दोस्तों ये आपका गांव जो है ये जोधपुर के पास स्थित है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। याद कर लीजिएगा, राजस्थान जोधपुर के पास में अमृता बिश्नोई जी का गांव है। अगला क्वेश्चन है, नहर की सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल्ह कहां लोकप्रिय है? तो कुल्ह एक प्रकार की सिंचाई की पद्धति होती है जो कि मुख्य रूप से नहरों के माध्यम से स्थानीय रूप से की जाने वाली एक सिंचाई होती है और यह मुख्य रूप से आपके हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में ये आपकी कुल्ह जो एक प्रकार की सिंचाई की पद्धति है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दिया गया यहाँ पर, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो दोस्तों बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो यहाँ आपका आंसर मेथेन हो जाएगा। मीथेन या मेथेन सेम चीज होती है और यही आपकी मुख्य रूप से गैस होती है। एक बहुत ही दुर्गंधपूर्ण गैस होती है और ये आपके ज्वलनशील गैस के रूप में जानी जाती है। CH4 इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉग क्या है? तो दोस्तों कोहरा और धुआं, धुंध, ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो उसे हम स्मॉग का नाम दे देते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉग। फॉग क्या होता है? कोहरा होता है और स्मॉग क्या होता है? धुआं होता है। इन दोनों को मिला करके एक शब्द बना दिया गया स्मॉग। ये कोहरे और धुंध के मिश्रण को कहा जाता है। वर्तमान समय में आपको पता होगा हमारे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में व अन्य क्षेत्रों में वायु प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैला हुआ है। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। वहाँ पर 7 दिन के लिए सभी संस्थान जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है, इतने बुरे हालात हैं और ये हमारी आपकी गलतियों की वजह से ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है 3R का क्या अर्थ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वर्ष ही पूछा गया था। 3R में क्या क्या आते हैं? तो इनके नाम याद रखना है। रिड्यूस आता है, रीयूज और रिसाइकिल। ये 3 चीजें होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, 3R के अंतर्गत आती हैं। रिड्यूस का मतलब जो चीज ऐसी है जिसको हम पुनः उपयोग में नहीं ला सकते, जो कि एक बार में बेकार हो जाएगी, ऐसी चीजों का कम यूज करें। रीयूज का मतलब होता है कि पुनः उपयोग, जिन चीजों का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं उनको बार बार ना खरीद करके उन्हीं चीजों का बार बार उपयोग करें। इसके बाद रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण, जिन चीजों को हम किसी अन्य माध्यम में या तो चक्रित करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उन चीजों को हम रिसाइकिल करें ताकि नई नई चीजों की खपत कम हो और जो हमारे पृथ्वी पर प्रदूषण काफी तेजी से फैल रहा है, जो प्लास्टिक काफी तेजी से फैल रही है, ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो सकें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे प्राचीनतम वेद का क्या नाम है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है उसका नाम है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी तट क्या है? तो दोस्तों गोवा के दक्षिण में जो पश्चिमी तट है उसे हम मालाबार तट के रूप में जानते हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम है मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट किस पर नियंत्रण के लिए लड़े जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक बना था? तो दोस्तों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों राजाओं की जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो कन्नौज के लिए हुई थी। पहले कन्नौज में प्रतापी राजा हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। इसके बाद फिर से एक बार लड़ाई हुई थी जो कन्नौज में शक्ति के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा कन्नौज, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया गया, बुद्ध का जन्म स्थान कहां पर है? गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की हम लोग बात कर रहे हैं, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। इनका नाम क्या था? इनका नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क वैसे जगह का नाम है, मंदिर है वो सूर्य का मंदिर है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। जगह कोणार्क है जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण यानी कि जर्मनी पहले 2 हिस्सों में टूट गया था। आपका पश्चिमी
पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी, इन दो हिस्सों में टूट गया था, लेकिन बाद में दोनों को फिर से मिला करके एक कर दिया गया। इसके पीछे बिस्मार्क का हाथ था, वहाँ के एक नेता थे बिस्मार्क, उन्होंने मुख्य योगदान मिलाया था इन दोनों देशों को आपस में एक करने के लिए। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों 382 जनसंख्या घनत्व है। अगर पूरे देश के स्तर पर हम लोग बात करेंगे तो भारत की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग स्क्वायर फीट के हिसाब से, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका जनसंख्या घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत किस स्थान पर था? तो दोस्तों ये आपकी पुरानी रिपोर्ट है, इससे कोई मायने नहीं रखता, बाकी चीजें आपको आगे जब ये रिपोर्ट आएंगी तब आपको बताते रहेंगे, क्योंकि इंडेक्स से मुख्य रूप से आपका क्वेश्चन जो बनेगा सुपर टेट में बनेगा। यूपी टेट में इस प्रकार के करंट के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर करंट का कोई क्वेश्चन आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ दिया जाता है जो यूनाइटेड नेशंस के जो सचिव हैं वो कौन है, या इसी प्रकार के हमारे देश से रिलेटेड कोई जज वगैरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दंतेवाड़ा कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आपको पता होगा पिछले वर्षों में दंतेवाड़ा में बहुत बड़े माओवादी आक्रमण हुए थे, जिसमें बहुत से जो हमारे सैनिक थे, जवान थे, पुलिस के जवान थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, वो सब शहीद हो गए थे। और ये दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का एक नक्सली एरिया है, कैसा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर नक्सलों का बहुत ही ज़्यादा आक्रमण बना रहता है, बहुत ही ज़्यादा पूरे रूप में फैले रहते हैं। इसके अलावा आपके असम में, त्रिपुरा में, इन क्षेत्रों में भी वर्तमान समय में स्थितियां काफी खराब बनी हुई हैं, वहां पर भी इस प्रकार के अटैक्स हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो दोस्तों सुनील अरोड़ा जी का नाम आता है, हालांकि इसमें परिवर्तन हो गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? पारितंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एजी टेंसले से संबंधित है। किससे? एजी टेंसले से संबंधित है। पारितंत्र का जो एक प्रकार से प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एजी टेंसले। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिनीमाता रोग किससे होता है? तो दोस्तों मिनीमाता रोग जो होता है ये पारे के प्रदूषण से, जब जल में पारा की अधिकता बढ़ जाती है तो हम उससे होने वाले रोग को क्या कहते हैं? उसे हम मिनीमाता रोग के नाम से जानते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1995 में भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण शुरू हुआ था और लगभग 2015 के आसपास, 2014-15 के आसपास भारत पूर्ण रूप से पल्स पोलियो मुक्त कर दिया गया है और पूर्ण रूप से टीकाकरण भी कर लिया गया है इसका, और ये आपका 1995 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झामर कोटरा खदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये रॉक फॉस्फेट की एक खदान है, झामर कोटरा खदान, याद कर लीजिएगा। अगला, पिसी कल्चर क्या है? पिसी कल्चर ये मुर्गी पालन को कहते हैं। पिसी कल्चर हम किसको कहते हैं? मुर्गी पालन को पिसी कल्चर के रूप में जानते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आपको पता होगा मुंबई में ठाणे से ये पहली रेलगाड़ी शुरू की गई थी, 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा में जो सांसद भेजे जाते हैं उनमें अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कुल 31 सांसद सिर्फ उत्तर प्रदेश से भेजे जाते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे 100% साक्षरता, 100% खुले में शौच मुक्त राज्य की बात आएगी तो केरल का नाम यहाँ पर सबसे पहले आता है। केरल इन चीज़ों में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, साक्षरता में भी काफ़ी वहाँ पर उच्च रूप से देखने को मिलती है। 85 नंबर क्वेश्चन है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? तो इसे पैथिडीन कहते हैं। जो नशीली दवाओं के कह सकते हैं ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं, किसी भी प्रकार की ड्रग्स हो, ड्रग्स कोई एक ड्रग्स नहीं होती बल्कि सभी नशीली दवाओं को इंग्लिश में हम ड्रग्स के रूप में जानते हैं, और इनका सेवन करने की लत लग जाती तो उसके नियंत्रण के लिए पैथिडीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वेलेस कैरोथर्स ने 1935 में नायलॉन का आविष्कार किया था।
IEEP का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों IEEP इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ये आपका इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है। पर्यावरण को शिक्षा के रूप में जोड़कर उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर IEEP का गठन किया गया था, इस प्रोग्राम को लागू किया गया था। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों बाल श्रम यानी कि यदि बच्चे की उम्र 18 से कम है तो उसे बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाता है, और इसको लेकर अधिनियम बनाया गया था बाल श्रम को रोकने के लिए। 1986 में यह अधिनियम पारित किया गया था, याद कर लीजिएगा। हालांकि अब इसमें कई बार संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन 1986 में मूल रूप से इसको पारित किया गया था। अगला है, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, जो लोग बायो से पढ़े हुए होंगे उन लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बहुत ही अच्छे से सुना होगा और इसके बारे में पढ़ा भी होगा। इससे क्या कहते हैं, कोशिकांग में जो क्रिस्टी पाई जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल में लाल ग्रह की जब बात आती है तो वो आपका मंगल ग्रह ऐसा है जो कि लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। DOTS डॉट्स किसका लघु रूप है? तो दोस्तों डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ के रूप में इसको जाना जाता है। डॉट्स जो लगाए जाते हैं यानी कि एक प्रकार से ऐसा ट्रीटमेंट जो कि जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे विषम युग्मन कहते हैं। जो आपके लैंगिक अलैंगिक जनन के बीच जो एकांतरण की नीति होती है उसे हम विषम युग्मन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो दोस्तों ये आपका 4.186 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी में 1.48 मोस्टली आपको देखने को मिलता है, इतने जूल होते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के टीके की खोज की थी, याद कर लीजिएगा। अगला है, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए कौन से अम्ल प्रयोग किए जाते हैं? यानी कि आमाशय की अम्लता जो बढ़ जाती है उसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। अगला 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया, हार्टिकल्चर क्या है? तो दोस्तों हार्टिकल्चर आपकी बागवानी से संबंधित होती है, उद्यान कृषि के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें यह विषय व्यक्त होते हैं। विज्ञान की यह परिभाषा किसने दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा WC डैम्पियर ने यह परिभाषा दी थी। साइंस की, विज्ञान की यह परिभाषा दी थी। ये आपके बहुत ही सिलेक्टेड NCERT SCERT बुक से चुने गए क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, आप लोग प्रत्येक चीज को बहुत ही अच्छे से समझते हुए तैयार कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन विधि के मुख्य कितने सोपान होते हैं? तो प्रयोजन विधि के मुख्य 4 सोपान होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऊपर हमने आपको एक्ट बताया था, अब यहाँ पर उन्मूलन के लिए जो प्राधिकरण स्थापित किया गया था इसको खत्म करने के लिए वो 26 सितंबर 1994 को किया गया था। कब? 26 सितंबर 1994 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो 2006 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2006 में ये अधिनियम बनाया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेगा तो दोस्तों वस्त्र किस क्षेत्र से संबंधित है वो आपको दिए गए। फिरन जो होता है ये जम्मू कश्मीर के लिए प्रसिद्ध होता है। फिरन पूरा ऊपर से नीचे तक पहनने का एक वस्त्र होता है जो कि अंदर से गर्म रखता है। अगला पानो भाजू, ये आपका गोवा में पहना जाता है। राहिदे हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध वस्त्र हैं और फुलकारी आपका पंजाब का पहनने वाले प्रमुख वस्त्रों के रूप में जाने जाते हैं। इनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं जरूर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या दिया गया, पश्चाव उपकला प्राणियों में के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों ये श्वसनिका में पाए जाते हैं। पक्षाव उपकला जो होती है श्वसनिका में पाई जाती है। अब आज
आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों उपभोक्ता कंज्यूमर को लेकर जो एक एक्ट बनाया गया था कंज्यूमर को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि उसके नियमों का हनन ना हो उसको रोकने के लिए, ये 1987 में एक एक्ट बनाया गया था। अब कंज्यूमर फोरम भी बनाया गया ताकि अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्य किया जाता है तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत ही जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज भी आप सभी के बीच में ला रहे हैं। अब हमारे पुराने क्वेश्चंस को, जो पिछली क्लासेज हैं उनको देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।